हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डायपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। इस बात को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको सजेशन रहेगा कि ये जो वीडियोस हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी हैं, जेईई और नीट वालों के लिए भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, बीच बीच से जंप मत कीजिएगा। सीक्वेंस में देखने पर जो छोटी छोटी बातें मैं बताता चल रहा हूं वो आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगे, बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद। चलिए बात को शुरू करते हैं। देखिए, अभी आज जो बात करनी है वो इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल आप जानते ही हैं, प्लस माइनस सेम मैग्नीट्यूड के, स्मॉल लेंथ हो बीच में, ये बन जाता है डायपोल, स्मॉल लेंथ। ठीक, तो डायपोल को आप L या 2L जो भी लिखते हैं वो लिख सकते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब इस डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से समझी जा सकती है, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर हम दो भागों में बांट देंगे, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशंस के सिलेबस में रहता है, और नॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं रहता, जेईई नीट वाले बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सिचुएशन में क्या होने वाला है। पहली बात हम लोग करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम डायपोल को रखें तो क्या होने वाला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको मालूम ही है, पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट रखते हैं। इस तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस जो कि आपस में इक्विडिस्टेंट हों, इसके बीच में सपोज करिए कोई डायपोल आप लाके रख देते हैं। ये डायपोल आपने लाके रख दिया, अब क्या होगा इस पर, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। वैसे मैंने अगली स्लाइड बनाई है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां आपको बात समझा देते हैं कि सपोज करिए इस समय ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट किधर को है, माइनस से प्लस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, और इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहां कहीं पे भी बना देंगे तो ये एंगल तो सेम ही होने वाला है, थीटा थीटा। तो थीटा एंगल इस तरह बना रहा है। यहां पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, क्योंकि चार ही दिखाई है, आप ऐसे बनाएंगे तो ये भी एंगल कितना शो होने वाला है, थीटा। इन सिचुएशंस पर यहां पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। आपको मालूम है कि जब भी कोई चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहां पर Q इंटू E फोर्स लगेगा एक डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से Q इंटू E फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और इन फोर्सेस आर इक्वल। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब किसी सिस्टम पे एक्ट करते हैं तो कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करता। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें डायपोल के ऊपर, तो नो नेट फोर्स या नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि ये डायपोल जहां पर अगर ऐसे रखा हुआ है, मैं स्टिक यहां पर है उसकी मदद लेता हूं, ये सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी उंगली की दिशा में ऐसे, ये डायपोल अगर ऐसे रखा हुआ है तो इस डायपोल में इस पर फोर्स और इस पर फोर्स सेम लग रहा है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए कोई नेट फोर्स चाहिए या पीछे बढ़ने के लिए कोई नेट फोर्स चाहिए, तो इसको कोई नेट फोर्स नहीं मिल रहा है, तो ये आगे या पीछे ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन क्योंकि इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह नहीं है, इन दोनों के बीच में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि अभी कैलकुलेट भी हम लोग कर लेंगे। ये ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस वजह से टॉर्क फॉर्मेशन हो जाएगा। आप बात करें तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस FF, और इनके बीच में ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखिए अलग है, किधर लग रहा है किधर लग रहा है, गैप है, और साथ में बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इस वजह से
नेट फोर्स नहीं लगेगा लेकिन टॉर्क बना देगा, कपल बना देगा ना ये। तो कपल बनाने की वजह से ये जो हमारा डायपोल है ये ऐसे ऐसे तो मूव नहीं करेगा लेकिन पंखे की तरह घूम सकता है। आप समझ पा रहे हैं, मतलब पंखे की तरह ऐसे घूमता नहीं रहेगा, मतलब रोटेशन कर सकता है, टॉर्क फील करेगा। और टॉर्क का काम क्या होता है? बॉडी को रोटेट करना। तो जहां पर है रहेगा वहीं, बस ये घूमेगा, रोटेट करेगा। तो देखते हैं इस पे टॉर्क कितना लगने वाला है। टॉर्क की वैल्यू आपको मालूम ही है, जो आप लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F इंटू डी लगा देते हैं, सिंपल मैग्नीट्यूड निकालते हुए मान लीजिए फोर्स इंटू डी लगा दिया। फोर्स क्या रहा? Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस हमको चाहिए यहां पर। इस डिस्टेंस को, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग, डायपोल की 2a, AC की लेंथ ले लेते हैं 2a डायपोल लेंथ। तो हम यहां से इस AB को निकालने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया AB एंड हाइपोटेन्यूज हो गया जिसे आप CA लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए साइन थीटा, AB हमको निकालना है और CA हमको 2a पता है, यानी AB के जो वैल्यू हो गई 2a साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग वैल्यू रख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। देखिए अब यहां पर हमको ये भी मालूम है कि जो डायपोल मोमेंट होता था P, उसकी वैल्यू होती है चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, यानी 2QA, 2QA। यहां पर 2QA P हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर 2QA, तो 2 मिलाया यहां से, Q यहां इसका लिया और A इसका लिया, इनका पेयरिंग कर लिया। अब इनका पेयरिंग किया तो टॉर्क हमारा क्या बन गया? इसकी जगह लिख दिया PE साइन थीटा। ये देखिए टॉर्क बना। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इसको, जो कि करते ही हैं, तो इसको लिख सकते हो P क्रॉस E, क्योंकि P और E दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P क्रॉस E। टॉर्क का डायरेक्शन जब भी निकालना होगा आपके इस वेक्टर के हिसाब से P और E का जो रूल होता है वेक्टर का, अपने राइट हैंड को लीजिए, अपनी हथेली को, उंगलियों को P की डायरेक्शन में रखिए और जिस डायरेक्शन में E है उधर पंजों को मोड़िए और अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन टॉर्क का हो जाएगा। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे रिजल्ट निकालते हैं, तो ये टॉर्क निकल आएगा। तो टॉर्क जो लग रहा है, केवल टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है। किसमें? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये ध्यान रखिए, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायपोल के ऊपर टॉर्क जरूर लगेगा लेकिन नो नेट फोर्स रहेगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करने की कोशिश कर सकता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस आगे पीछे नहीं जाने वाला। तो ये बात थी, इसी की जगह स्लाइड भी थी जहां पर ये वर्किंग वगैरह करके दिखाई गई है और इसी को मैंने आपको समझाया। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो टॉर्क की वैल्यू आपकी T इजिकल टू P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप PE साइन थीटा लिख दिया करेंगे, तो ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी और नो नेट फोर्स। अब चर्चा शुरू करते हैं हम लोग आगे कि साहब अच्छा इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जो हेडिंग डाली थी, बड़ी एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि देखिए मान लीजिए ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर जो डायपोल रखा है वो डायपोल देखिए ऐसा रखा है, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q। आप जानते ही हैं P का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P -Q से +Q की जगह। तो यहाँ पर P एंड E आर पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हैं, पहला केस, तो उस समय ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, 11th में अगर पढ़ा है, ध्यान है तो बड़ी अच्छी बात, वरना मैं 1 मिनट बता भी देता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बड़ा छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिससे तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह का डायग्राम ले लीजिए।
यहां पर जैसे कोई बॉल रखी है, सपोज कीजिए यहां एक बॉल रखी है और यहां पर एक बॉल रखी है, डिस्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अगर हम ये A, B और C इसको अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे और छोड़ दें तो क्या होगा, ये वापस B पर आना चाहेगी। तो अगर किसी बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, वापस अपनी पोजीशन में वो आना चाहे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरे में अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अपनी बॉडी अपनी जगह से अगर थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दें इस बॉडी को, तो ये तुरंत क्या करेगी, लुढ़क जाएगी नीचे। यानी अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेज पर अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देने पर बॉडी अपनी पोजीशन को कंप्लीटली चेंज कर देती है, तो वो क्या हो रही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एकदम समझ लीजिए थोड़ा सा धक्का मारा ये कहीं और चला जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे बोलते हैं तीसरे वाले को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस भी करते हो तो सीधी लाइन में फिर से यहां पे रुक जाएगा कि इसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या हो गई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्लास 11th का जिक्र है, आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैंने याद दिला दिया, जैसे ये बात अच्छे से समझ में आए। इस सिचुएशन से आप समझ गए स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन के अंदर आपने जब डायपोल, जब दोनों पैरेलल थे, उस सिचुएशन में सपोज करिए इसकी मीन पोजीशन जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, उससे डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, ब्लैक वाला देखिए प्लस वाला निशान समझ लीजिए, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे उंगली से डिस्प्लेस किया। अब जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, पॉजिटिव चार्ज ये ब्लैक वाला, फोर्स कैसे लगेगा, उस डायरेक्शन में। मतलब आपका प्लस क्यू यहां पहुंचा चुके हो, माइनस क्यू यहां थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हो, घुमाए हो ऐसे, तो यहां पे फोर्स तो लग रहा है क्यू ई इस डायरेक्शन में और इस पे लग रहा है क्यू ई इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं ना। तो ये क्या करेगा, खटाक से वापस लाना चाहेगा, ये किधर घुमाना चाहेगा, इसको इधर घुमा देगा। तो जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करेंगे हल्का सा, वैसे ही ये वापस इसको लाना चाहेगा और ये तुरंत कैसे होगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा या आ जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम रहा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अपनी पोजीशन में वापस आना चाह रहा है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन जो डायपोल हमने रखा है किसी और कलर से बनाते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट इधर लिखिए माइनस क्यू और इधर रखिए प्लस क्यू। ये इसका डायपोल मोमेंट है, यानी बोथ आर एंटी पैरेलल। ई एंड पी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब समझ गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर ये इधर। इस दशा में क्या होगा, ब्लैक वाले हिस्से को मैं ऐसे कर लेता हूं, प्लस वाला बताया था ना। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए ऐसे, तो क्योंकि ये निगेटिव वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी मेरी तरफ लगेगा, और इस पे उधर लगेगा तो ये घूम जाएगा ऐसे। देखिए फोटोग्राफ में यहां पर अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसको ऐसे, ये इसकी सिचुएशन थी, इसको डिस्प्लेस करके यहां पहुंचाए हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, इस वजह से इस पे फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सिचुएशन क्या होगी, ये सिचुएशन इसको ऐसे घुमाना चाहिए, ये घूम जाएगा ऐसे। तो अपनी जगह पे था ऐसे, ऐसे किया तो पूरा ही घूम गया उठा के। तो ये कैसा सिचुएशन हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, बात समझ में आई होगी। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस केस में पड़ेगा। मैंने बड़े प्यार से पूरी नीचे ऊपर बात पकड़ के सब समझा दिया आपको। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब दोनों पैरेलल सिचुएशन में हो। जब ये एंटी पैरेलल हैं तो उस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसके अंदर मिलने वाला है। और टॉर्क की वैल्यू पूछते हैं, कभी कभी मैक्सिमम कम होगी तो मैक्सिमम वगैरह आप निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल मारिए। पी ई साइन थीटा जो आपकी थी 90 डिग्री जब आप करेंगे तो आप जान रहे हैं टी टाउ की वैल्यू
PE आ जाएगी। यानी इस सिचुएशन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका अगर ऐसे बना दिया आपने माइनस प्लस, ये हो गया आपका P का डायरेक्शन, तो आप जान रहे हैं ये डिग्री हो गई 90 डिग्री। यहां पर मैक्सिमम टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो यहां से बात समझ में हमारे आ जाती है बड़े सुंदर तरीके से कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो केवल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स नहीं होगा। और इस सिचुएशन में अगर वो रखा हुआ है पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल सकता है, जैसा आपने देखा। अब दूसरी चर्चा करते हैं इसके आगे की कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज। तो नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो होता ही है कि एक जगह सेम नहीं है। तो उसके कुछ सिचुएशंस हम लोग लेते हैं जो आपको समझाने में मदद होगी। यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखा है टॉर्क का, आर का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीजिए, उसके हिसाब से P क्रॉस E निकालिए उस पॉइंट पर, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। नॉर्मली हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क भी एक्ट करता है और नेट फोर्स भी एक्ट करता है इन जनरल। दोनों, वहां पे नेट फोर्स 0 थे हमारे पे, है ना। अब आपकी सिचुएशंस को सिंपल करने के लिए मैं 2-3 टुकड़ों में इसको तोड़ देता हूं समझाने के लिए। पहला पॉइंट क्या लेता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदल रहा। ये ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, बस हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। यहां पर है वीक फील्ड और इस तरफ बढ़ने पर धीरे धीरे मिल रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड। समझिएगा केस में ऐसा जरूरी नहीं है ना, आपका तो डायरेक्शन भी बदल सकता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको डायरेक्शन को ऐसे ही बना के रखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा। बस हो क्या रहा है कि हर पल हर जगह आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, या 6 है, या 10 है, या 20 है, जो भी है आगे। तो हर पॉइंट पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, वीक से फील्ड ऐसे, ठीक। अब इस केस में अगर मैं एक डायपोल रख दूं आपको समझाते हुए, माइनस से लेकर प्लस, ऐसे डायपोल रख देते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू आप समझ ही रहे हैं, और डायपोल मोमेंट इसका माइनस से प्लस हो जाएगा, ये डायपोल मोमेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इधर स्ट्रांग है, तो यहां का जो फोर्स रहेगा, सपोज करिए ये F1 फोर्स है इस समय, तो यहां पर फोर्स लग रहा है F1, जो कि लगेगा, ये पॉइंट बता देता हूं, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। तो FA पे क्या लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड A वाला, और निगेटिव है तो यहां लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। क्योंकि हमारा EA इज ग्रेटर देन EB है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो EA ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, नलिफाई करने की कोशिश करेंगे, और नेट फोर्स हमको मिलेगा FA माइनस FE, जो कि इस डायपोल को स्ट्रॉन्ग फील्ड की दिशा में लेके जाएगा। इस सिचुएशन के अंतर्गत जब हम लोगों ने डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल रखा है, तो जरूरी नहीं स्पेशल केस लेके समझा रहे हैं, पैरेलल रखा है, E एंड P आर पैरेलल, ऐसी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि इसको, इस डायपोल को किधर नेट फोर्स इधर मिल गया और ये इसको आगे लेके चला जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन है कि ये तो टॉर्क इस समय एक्ट नहीं कर रहा है, इस समय टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इसी जगह देखिए, इसे आप समझ पाए अच्छे से। नंबर 2 केस ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है, अब डायपोल को पलट दीजिए, ये वीक हो गया और ये स्ट्रांग हो गया। क्या वीक और स्ट्रांग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डायपोल को प्लस इधर कर दीजिए और माइनस इधर कर दीजिए। अब आपने क्या देखा यहां पर कि यहां पर जो फोर्स लगे, इसको नाम दे देते हैं A और B। यहां देखिए AB उल्टा लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फोर्स क्या लगा, Q इंटू EA, और यहां पे फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स प्लस है तो उसी डायरेक्शन में, और माइनस में इधर लगेगा, इस पे फोर्स लगा ऐसा, और माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में,
तो ये फोर्स लगा F इज इक्वल टू क्यू ई बी। इस सिचुएशन में ई बी की वैल्यू ई ए से ज़्यादा, ए बी पॉइंट उल्टा लिखा है ऊपर से, समझिएगा मेरी बात। तो ये क्या हो जाएगा, ई बी इज मोर, तो एफ, ये एफ बी जो है एफ ए से ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी ये एफ बी ज़्यादा है तो ये डाइपोल ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे। वो वाला कैसे जा रहा था, आगे, इसका मोशन किधर था, आगे ऐसे, इसका मोशन किधर है, ऐसे, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। तो ये समझाने के लिए चर्चा की गई है। अब हम एक जनरल केस ले लेते हैं, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा कि उस समय उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर स्ट्रॉन्ग और किधर वीक है, उसी हिसाब से जाए आएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए। इस बात को और समझने के लिए कि अगर हम जनरल केस ले लीजिए, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब बदल रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन दिखा देते हैं इस तरीके से, सपोज करिए, तो इतना हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए डायरेक्शन भी बदल रहा है, इतना हमारी समझ में जरूर आ रहा है। एक डायपोल भी प्लेस कर देते हैं इसके अंदर, और डायपोल को ये रखा हमने माइनस और इधर रख दिया बच्चों प्लस, ये डायपोल है। अब आप जान रहे हैं क्योंकि इन पॉइंट्स पर यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां बात की जाए इस तरफ इसकी बात करें अगर, तो यहां पर वीक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर है, डेंसिटी कम है, इतना हम समझ गए। अब इस पॉइंट को कुछ ए बोल दो, इसको कुछ बी बोल दो, ले दे के, समझ गए। अब यहां पर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पर निगेटिव पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। कलर सेम ले लिया, मुझे कलर दूसरा ले लें जिससे आपको दिखाई पड़े। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इस पे फोर्स लग गया एफ ए, और इस पे फोर्स लग गया, सपोज करते हैं दिखाने के लिए ऐसे लगा देते हैं एफ बी, जिस डायरेक्शन में हो। और यहां पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस केस में एफ ए की वैल्यू एफ बी से बड़ी होने वाली है। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक फील्ड है, आप समझ रहे हैं। नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स में इधर वर्किंग कर देता हूं, एफ नेट लिख दूं या सिंपल एफ लिख दूं, तो इसकी मतलब है एफ ए माइनस एफ बी, सिंपल सी बात है। एफ ए माइनस एफ बी, इस एफ ए में से एफ बी घटा दो, यही तो है। एफ ए कितना है, क्यू इंटू ई ए माइनस क्यू इंटू ई बी, इसमें से क्यू ले लेते हैं कॉमन, और ये रहा ई ए माइनस ई बी, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें घुमाएंगे, इसको L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज L? L इज द डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल को अगर हम लोग L ले लें, व्हाट इज L? लेंथ ऑफ डाइपोल अभी, ठीक। तो उस केस में मैं इसको Q इंटू एल लिख देता हूं, और यहां ई ए माइनस ई बी अपॉन एल लिख देता हूं। देखिए ये नेट फोर्स चल रहा है। अब Q इंटू एल क्या होता है, P जो डाइपोल मोमेंट होता है वो तो Q इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, Q इंटू एल होता है। तो यहां पर F नेट या फोर्स की बात करें, इसकी जगह P लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस, और ये लेंथ है तो लेंथ के हिसाब से डिफरेंस यानी डेल्टा L लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला हमारी तरफ आ जाता है, इससे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज, कलर चेंज कर लेना चाहिए, तो इसको मैं फोर्स कैसे, इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर अगर हम लिखना चाहें इसको तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का ले लो मॉडुलस, यानी मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं, P, और यहां पर बात कर लीजिए DE अपॉन DX। ये देखिए इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ X, ये वैल्यू हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ X। तो कहीं पर भी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, मैं लिख देता हूं नॉन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल पे जो लगने वाला फोर्स है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट, आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और dx से उसकी वैल्यू निकाल रखी है। तो d/dx, जहां e इज ए फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट करें, p से मल्टीप्लाई करें, मॉडुलस ले लें तो वो मैग्नीट्यूड आपको बता देगा। डायरेक्शन क्या होगा ये उस सिचुएशन को देख के हम लोग हैंडल कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल पे लगने वाला फोर्स ये होगा जो आपके सामने लिखा है। कुछ इसके एप्लीकेशन की भी बात की जाती है। देखिए क्या होता है, जैसे कॉम्ब का जिक्र किया जाए, कंघे का, एक मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। कॉम्ब मतलब बालों को झाड़ने वाला, काटने वाला कंघा। तो प्लास्टिक का कंघा होता है, ड्राई हेयर ले लें, सूखे बाल, और उसमें 2 4 10 20 बार रगड़ें आप, मतलब झाड़ें बालों को, और छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आए कागज़ के। ये कुछ कागज़ के टुकड़े समझ लीजिए हैं ये। आप जैसे ही लाते हैं ये कंघा क्या करता है बेटा, ये कंघा इनको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर धीरे आप देखेंगे चिपकने शुरू हो जाते हैं ये कागज़ के टुकड़े। आखिर कैसे? इन कागज़ के टुकड़ों को बड़ा करके आप देखें तो कंघा जब रब करके लाते हैं तो चार्ज हो जाता है, और इसके ऊपर ड्यू टू पोलैरिटी वो बना देता है माइनस और प्लस, पोलराइजेशन हो जाता है, और ये बन जाता है छोटा सा डाइपोल। कागज का टुकड़ा कैसे बन जाता है? डाइपोल। और इस कंघे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। भाई कंघा तो यूनिफॉर्म तो बनाएगा नहीं, तो कंघा बनाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डाइपोल आ गया चक्कर में, तो नेट फोर्स F जो लगाया वो लगता है, और ये टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, वो चिपक जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाता है इस सिचुएशन में। बाकी किस सिचुएशन में कहां जाएगा वो एक अलग दीगर बात है, लेकिन ये किधर जा रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जाके चिपक जाता है वहां। तो ये कहानी डाइपोल का ही एक, आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर डाइपोल कैसा बिहेव कर सकते हैं, ये ऐसा बिहेवियर देखिए शो कर रहे हैं। तो ये बात हमारी समझ में आई। इन ए क्रक्स, इन ए शॉर्ट स्टोरी हम इतनी बात समझ सकते हैं बहुत ही आराम से कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो केवल लगेगा टॉर्क, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। इन जनरल अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन जनरल वहां पे टॉर्क भी एक्ट करेगा और फोर्स भी एक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आप बेहतर लर्निंग पा रहे होंगे। वीडियोस को सीक्वेंस में देखते जाइए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।